नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के स्मार्ट क्लासेस ऑल एग्ज़ाम पर। दोस्तों, हम लोग अभी ऑल स्टेट पीसीएस में पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर प्रश्नों और आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में सभी प्रश्नों को समाहित करके प्रश्न पत्र को डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा प्राकृतिक आपदाएं, संकट और आपदाएं और नदी तंत्र। इसके बारे में 50 प्रश्न हमने कल ही डिस्कस कर लिया था और आज हम 50 के आगे से डिस्कस करते हैं। तो आइए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 51 है। गतिक संकल्पना के अनुसार भारतीय मानसून की उत्पत्ति किस कारण होती है? ए, हवाओं के दबाव में परिवर्तन। बी, समुद्र की सतह में के तापमान में परिवर्तन। सी, स्थलाकृति में परिवर्तन। डी, वायुदाब के अंतर में परिवर्तन। गतिक संकल्पना के अनुसार भारतीय मानसून की उत्पत्ति हवाओं के दबाव में परिवर्तन के कारण होती है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। गतिक संकल्पना के अनुसार भारतीय मानसून की उत्पत्ति हवाओं के दबाव में परिवर्तन के कारण होती है, जबकि भूमध्य रेखा पर उच्च तापमान के कारण वायुदाब कम हो जाता है तो हवा उत्तरी भारत की ओर खींचती है, जिससे मानसून की शुरुआत होती है। प्रश्न संख्या 52 है। सेंट्रल इंडिया के किस नदी तंत्र में गोदावरी शामिल है? ए, गंगा तंत्र। बी, ब्रह्मपुत्र तंत्र। सी, प्रायद्वीपीय तंत्र। डी, सिंधु तंत्र। सेंट्रल इंडिया के प्रायद्वीपीय तंत्र में गोदावरी शामिल है। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय तंत्र का हिस्सा है जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। प्रश्न संख्या 53 है। भारत की प्रमुख घाटियों में कौन सी गहरी घाटी है? ए, द्रास घाटी। बी, कांगड़ा घाटी। सी, यमुनोत्री घाटी। डी, ऊटी। भारत की प्रमुख घाटियों में कांगड़ा घाटी सबसे गहरी है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित एक गहरी घाटी है, जिसकी विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण प्रसिद्ध है। सबसे गहरी घाटी है। प्रश्न संख्या 54 है। भूकंप के भ्रांश क्या होते हैं? ए, भूकंप के तीव्रता को मापने वाले यंत्र। बी, पृथ्वी के आंतरिक परतों के बीच रेखाएं। सी, भूकंपीय तरंगों के स्रोत। डी, भूकंप के ऊपरी लक्षण। तो भूकंप के भ्रांश पृथ्वी के आंतरिक परतों के बीच रेखाएं हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। भूकंप के भ्रांश पृथ्वी के आंतरिक परतों के बीच उन रेखाओं को कहते हैं जिन पर भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। प्रश्न संख्या 55 है। भारत में कौन सी नदी तंत्र पश्चिमी घाट से निकलता है? भारत में कौन सा नदी तंत्र पश्चिमी घाट से निकलता है? ए, गोदावरी तंत्र। बी, कावेरी तंत्र। सी, यमुना तंत्र। डी, ब्रह्मपुत्र तंत्र। भारत के जो गोदावरी तंत्र है ये पश्चिमी घाट से निकलता है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। कावेरी तंत्र पश्चिमी घाट से निकलता है और दक्षिण भारत में बहता है। प्रश्न संख्या 56 है। भारत में कौन सा नदी तंत्र पूर्वी घाट पर स्थित नहीं है? ए, गोदावरी तंत्र। बी, कृष्णा तंत्र। सी, कावेरी तंत्र। डी, यमुना तंत्र। भारत का ये जो यमुना तंत्र है ये पूर्वी घाट पर स्थित नहीं है। सही आंसर है विकल्प संख्या डी। यमुना तंत्र उत्तर भारत में स्थित है और यह पूर्वी घाट पर नहीं है। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी तंत्र पूर्वी घाट पर स्थित है, यानी कि पश्चिमी घाट से लेकर पूर्वी घाट तक बहती हैं। प्रश्न संख्या 57 है। भारत में सूखा के प्रकारों में कौन सा मौसम विज्ञान से संबंधित नहीं है? ये, कृषि सूखा। बी, जलवायु सूखा। सी, विज्ञान सूखा। डी, पारिस्थितिक सूखा। तो भारत का ये जो जलवायु सूखा है, एक मिनट दोस्तों, हाँ, जो भारत के जलवायु सूखा है ये मौसम विज्ञान से संबंधित नहीं है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। सूखा के प्रकारों में जलवायु सूखा शामिल नहीं है। अन्य प्रकार मौसम विज्ञान, जल विज्ञान और पारिस्थितिक सूखा से संबंधित हैं।
प्रश्न संख्या 58 है, भारतीय उपमहाद्वीप में बाढ़ के प्रमुख कारण क्या हैं? ए भूस्खलन, बी अतिवृष्टि, सी सुनामी, डी ज्वालामुखी। तो भारतीय उपमहाद्वीप में बाढ़ के प्रमुख कारण हैं सुनामी, सही आंसर है विकल्प संख्या अतिवृष्टि। एक मिनट, अतिवृष्टि मतलब आवश्यकता से अधिक वर्षा, बहुत अधिक वर्षा, सही आंसर है विकल्प संख्या बी अतिवृष्टि। बाढ़ के प्रमुख कारणों में अतिवृष्टि शामिल है, जिससे नदियां उफान पर आ जाती हैं और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। प्रश्न संख्या 59 है, भारत के किस खंड को में पूर्वी खंड की बाढ़ की समस्याएं अधिक होती हैं? ये उत्तर भारत, बी पश्चिमी भारत, सी दक्षिणी भारत, डी पूर्वी भारत। भारत का ये जो पूर्वी भारत है, ये पूर्वी खंड में बाढ़ की समस्याएं यहाँ पे अधिक होती हैं, सही आंसर है विकल्प संख्या डी। पूर्वी भारत के क्षेत्र में विशेषकर गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसे प्रमुख नदियों के कारण बाढ़ की समस्याएं अधिक होती हैं। प्रश्न संख्या 60 है, सूखा के किस प्रकार में भूमि की उत्पादकता में कमी होती है? ए मौसम विज्ञान संबंधी सूखा, बी कृषि सूखा, सी जल विज्ञान संबंधी सूखा, डी पारिस्थितिक सूखा। भारत के जो कृषि सूखा है, ये भूमि उत्पादकता में कमी होती है, सही आंसर है विकल्प संख्या बी कृषि सूखा भूमि की उत्पादकता में कमी और फसलों की पैदावार पर प्रभाव डालता है। प्रश्न संख्या 61 है, भारत में किस झील को वायु द्वारा निर्मित झील के रूप में जाना जाता है? ए सांभर झील, बी डल झील, सी उलर झील, डी नैनीताल झील। तो जो भारत की सांभर झील है, ये वायु द्वारा निर्मित झील के रूप में जानी जाती है, सही आंसर है विकल्प संख्या ए सांभर झील वायु द्वारा निर्मित है। प्रश्न संख्या 62 है, भारत में कौन सा क्षेत्र सूखाग्रस्त है? ये उत्तर भारत, बी पश्चिमी भारत, सी दक्षिणी भारत, डी पूर्वी भारत। भारत का ये जो पश्चिमी भारत है, ये सूखाग्रस्त है, सही आंसर है विकल्प संख्या बी पश्चिमी भारत, विशेषकर राजस्थान और गुजरात सूखाग्रस्त क्षेत्रों में आते हैं। और प्रश्न संख्या 63 है, ध्रुवीय वाताग्रीय जेट वायु धाराएं किस प्रकार के मौसम में सक्रिय रहती हैं? ये ग्रीष्मकाल, बी शीतकाल, सी वर्षा ऋतु, डी शरद ऋतु। तो भारत का ये जो शीतकाल है, ये यहाँ पर ध्रुवीय वाताग्रीय जेट वायु धाराएं शीतकाल में के मौसम में सक्रिय रहती हैं, सही आंसर है विकल्प संख्या बी ध्रुवीय वाताग्रीय जेट वायु धाराएं शीतकाल में सक्रिय रहती हैं और ठंडक बढ़ाती हैं। प्रश्न संख्या 64 है, उष्णकटिबंधीय पूर्वा जेट वायु धारा की उत्पत्ति किस क्षेत्र में होती है? ए अंटार्कटिका, बी आर्कटिक, सी भूमध्य रेखा के पास, डी उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो ये जो उष्णकटिबंधीय पूर्वा जेट वायु धाराएं हैं, ये भूकंप रेखा के पास उत्पन्न होती हैं, सही आंसर है विकल्प संख्या सी उष्णकटिबंधीय पूर्वा जेट वायु धारा भूमध्य रेखा के पास उत्पन्न होती है और मानसून को प्रभावित करती है। प्रश्न संख्या 65 है, गंगा नदी तंत्र की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? ए यमुना गंगा कावेरी, बी गंगा यमुना घाघरा, सी ब्रह्मपुत्र गंगा यमुना, डी गंगा गोदावरी कृष्णा। गंगा तंत्र की प्रमुख नदियाँ गंगा यमुना घाघरा हैं, सही आंसर है विकल्प संख्या बी गंगा तंत्र में गंगा यमुना घाघरा आदि प्रमुख नदियाँ हैं। इसमें का जो दिया है, इसमें यही तीनों सही है। प्रश्न संख्या 66 है, ब्रह्मपुत्र तंत्र में कौन सी नदी नदी शामिल नहीं है? ब्रह्मपुत्र तंत्र में कौन सी प्रमुख नदी शामिल नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा गया है। ये ब्रह्मपुत्र, बी यमुना, सी झेलम, डी चुम्बा। तो ब्रह्मपुत्र तंत्र में झेलम नदी शामिल नहीं है, सही आंसर है विकल्प संख्या सी। प्रश्न संख्या 67 है, सार्वजनिक आपदा प्रबंधन योजना 2016 में किस 16 का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया में सुधार, बी जलवायु परिवर्तन का मुकाबला, सी शहरी विकास को बढ़ावा देना, डी कृषि उत्पादकता बढ़ाना।
सार्वजनिक आपदा प्रबंधन योजना 2016 में आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया में सुधार करना है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। प्रश्न संख्या 68 है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का मुख्य कार्य क्या है? ए, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, बी, आपदा प्रबंधन और आपदा अध्ययन, सी, जलवायु परिवर्तन का अध्ययन, डी, कृषि सुधार। जो आपदा प्रबंधन और आपदा अध्ययन है ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का प्रमुख कार्य है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। प्रश्न संख्या 69 है, भारत में भूकंपीय जोन किस क्षेत्र को निर्दिष्ट करता है? ये पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत, बी, पश्चिमी भारत, सी, उत्तर पूर्वी भारत, डी, मध्य भारत। तो भारत का भूकंपीय जोन 1 है। भारत का भूकंपीय जोन 1 ये दक्षिणी भारत को संदर्भित करता है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। और भूकंप जोन 1 जो है यहाँ पे बहुत कम भूकंप आते हैं, ना के बराबर आते हैं, आते ही नहीं हैं। भूकंपीय जोन 1 न्यूनतम प्रभाव क्षेत्र को दर्शाता है जो सामान्यतः दक्षिणी भारत में स्थित है। यहाँ पे भूकंप ना के बराबर आते हैं। प्रश्न संख्या 70 है, सुनामी के कारण समुद्र की सतह पर किस प्रकार की लहरें उत्पन्न होती हैं? ए, ऊंची लहरें, बी, छोटी लहरें, सी, सामान्य लहरें, डी, सुनामी लहरें। तो सुनामी के कारण सतह पर ऊंची लहरें उत्पन्न होती हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। सुनामी के कारण समुद्र की सतह पर बहुत ऊंची और शक्तिशाली लहरें उत्पन्न होती हैं जो तट पर बड़े प्रभाव डालती हैं। प्रश्न संख्या 71 है, भारतीय उपमहाद्वीप में किस क्षेत्र में ज्वालामुखी गतिविधियाँ सबसे अधिक हैं? ये पश्चिमी घाट, बी, हिमालयी क्षेत्र, सी, पूर्वी घाट, डी, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। तो भारत का ये जो पश्चिमी घाट है यहाँ पे ज्वालामुखी गतिविधियाँ सबसे अधिक हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। पश्चिमी घाट में ज्वालामुखी गतिविधि अधिक देखी जाती है जिसमें कई ज्वालामुखी क्षेत्र हैं। प्रश्न संख्या 72 है, भारत में किस प्रकार के सूखे के परिणाम जलाशयों में पानी की कमी होती है? ये कृषि सूखा, बी, जल विज्ञान संबंधी सूखा, सी, मौसम विज्ञान संबंधी सूखा, डी, पारिस्थितिक सूखा। तो भारत का जो सूखा परिणाम स्वरूप भारत में ये जो जल विज्ञान संबंधी सूखा है इसके परिणाम स्वरूप जलाशयों में पानी की कमी होती है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। जल विज्ञान संबंधी सूखा जलाशयों में पानी की कमी के कारण बनता है जिससे पानी की उपलब्धता प्रभावित होती है। प्रश्न संख्या 73 है, भारत में प्रमुख भूस्खलन प्रभावित होता है? ये उत्तर पूर्वी राज्य में, बी, पश्चिमोत्तर उत्तर प्रदेश में, सी, राजस्थान में, डी, हरियाणा में। तो भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य है ये प्रमुख भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। उत्तर पूर्वी भारत विशेषकर असम, मेघालय भूस्खलन के लिए अति संवेदनशील क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 74 है, गर्म मरुस्थल की जलवायु की पहचान किस प्रकार की होती है? ये उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा, बी, उच्च तापमान और न्यूनतम वर्षा, सी, ठंडा तापमान और अधिक वर्षा, डी, ठंडा तापमान और न्यूनतम वर्षा। तो भारत का ये जो गर्म मरुस्थल की जलवायु है इसकी पहचान ऐसे होती है कि यहाँ पर उच्च तापमान और न्यूनतम वर्षा होती है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। गर्म मरुस्थल की जलवायु में अत्यधिक गर्मी और न्यूनतम वर्षा होती है जैसे कि थार का मरुस्थल। प्रश्न संख्या 75 है, भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के प्रमुख परिणाम क्या होते हैं? ए, बाढ़ और भूस्खलन, बी, सूखा और गर्मी, सी, ठंड और बर्फबारी, डी, उच्च तापमान और धूल। भारत के जो बाढ़ और भूस्खलन है यहाँ पे उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के प्रमुख परिणाम होते हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के प्रमुख परिणाम बाढ़ और भूस्खलन होते हैं जो तटवर्ती क्षेत्रों में व्यापक नुकसान कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 76 है, भारत में प्रमुख नदी तंत्र में शामिल नहीं है? ए, गंगा तंत्र, बी, सिंधु तंत्र, सी, यमुना तंत्र, डी, ब्रह्मपुत्र तंत्र। भारत का ये जो यमुना तंत्र है ये प्रमुख नदी तंत्र नहीं है। सही आंसर है विकल्प संख्या सी
क्योंकि ये जो यमुना तंत्र है ये खुद ही गंगा तंत्र का एक हिस्सा है। यमुना तंत्र गंगा तंत्र का एक हिस्सा है, जबकि सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा तंत्र प्रमुख नदी तंत्र हैं। प्रश्न संख्या 77 है, ध्रुवीय जेट वायु धारा भारतीय मौसम में किस प्रकार की भूमिका निभाती है? ये ग्रीष्मकाल में गर्मी बढ़ाती है, बी शीतकाल में ठंडक लाती है, सी वर्षा ऋतु को प्रभावित करती है, डी शरद ऋतु में सूखा लाती है। भारत की ये जो ध्रुवीय जेट वायु धारा है ये शीतकाल में ठंडक लाती है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। ध्रुवीय जेट वायु धारा शीतकाल में ठंडक लाती है और उत्तरी गोलार्ध के मौसम को प्रभावित करती है। प्रश्न संख्या 78 है, विचरण गुणांक किसकी गणना के लिए उपयोग होता है? वे वर्षा की तीव्रता, बी तापमान में परिवर्तनशीलता, सी वार्षिक वर्षा की परिवर्तिता, डी वायुदाब की तीव्रता। तो जो विचरण गुणांक है इसमें वार्षिक वर्षा की परिवर्तिता की गणना का में उपयोग होता है। सही, विचरण गुणांक का उपयोग वार्षिक वर्षा की परिवर्तिता की गणना में उपयोग होता है। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। विचरण गुणांक वार्षिक वर्षा की परिवर्तिता को मापता है और यह वर्षा के परिवर्तनशीलता को दर्शाता है। प्रश्न संख्या 79 है, उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट वायुधारा की मुख्य विशेषता क्या है? ए ग्रीष्मकाल में गर्म हवाएं लाना, बी ग्रीष्मकाल में ठंडी हवाएं लाना, सी वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा लाना, डी शरद ऋतु में सूखा लाना। जो उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट वायुधारा है इसकी मुख्य विशेषता यह है कि शीतकाल में ठंडी हवाएं लाता है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट शीतकाल में ठंडी हवाएं लाता है और मौसम को प्रभावित करता है। प्रश्न संख्या 80 है, किस नदी तंत्र की विशेषता उसके जलवायु में मौसमी परिवर्तन के अनुसार होती है? ए गंगा तंत्र, बी सिंधु तंत्र, सी ब्रह्मपुत्र तंत्र, बी प्रायद्वीपीय तंत्र। तो ये जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र हैं इसकी यहाँ पे जलवायु में मौसम परिवर्तन के अनुसार यहाँ पे परिवर्तन होता है। सही आंसर है विकल्प संख्या डी। यानी कि जब जलवायु आता है जब यहाँ के नदी तंत्र एक्टिव हो जाते हैं, जब जल मानसून चला जाता है तब यहाँ के नदी तंत्र निष्क्रिय हो जाते हैं। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की नदियाँ मौसमी परिवर्तन के अनुसार जलवायु में विशेष परिवर्तन दिखाती हैं। वो जो अभी मैंने बताया कि बारिश के मौसम में इसमें खूब पानी बहता है, जब बारिश का मौसम नहीं रहता है तो ये नदियाँ सूख जाती हैं। प्रश्न क्या है, सर्वोच्च जलप्रपात कौन सा है? ए नोह सागर, बी झूला, बी सी जोग, डी हुगली। तो ये जो जोग जलप्रपात है ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। ये कर्नाटक में शारावती नदी पर है। जोग जलप्रपात भारत का सर्वोच्च जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई लगभग 253 मीटर है और यह कर्नाटक में शारावती नदी पर स्थित है। प्रश्न संख्या 82 है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की अधिकतम शक्ति किस मौसम में देखी जाती है? ए ग्रीष्मकाल, बी शीतकाल, सी वसंतकाल, डी मानसून। तो जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की अधिकतम शक्ति है यह ग्रीष्मकाल में देखी जाती है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की अधिकतम शक्ति ग्रीष्मकाल में देखी जाती है जब समुद्र का तापमान अधिक होता है। प्रश्न संख्या 83 है, भारत की तीव्रता को मापने के लिए कौन सा पैमाना सबसे अधिक प्रयुक्त होता है? ए रिक्टर स्केल, बी फैफर फंक्शन स्केल, सी स्पेक्ट्रल स्केल, डी बल स्टोम स्केल। तो ये जो रिक्टर स्केल भारत की भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए सबसे उपयुक्त पैमाना रिक्टर स्केल है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर स्केल सबसे अधिक प्रयुक्त होता है। प्रश्न संख्या 84 है, नदियों के निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थल आकृति में कौन सी विशेषता नहीं होती? ए डेल्टा, बी बालू का नदी का डिपॉजिट, सी माउंटेन रेंज, डी फ्लड प्लेन।
भारत की जो निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थल आकृतियाँ की विशेषता नहीं है माउंटेन रेंज, क्योंकि नदियाँ डेल्टा भी बना सकती हैं, बालू का डिपॉजिट भी कर सकती हैं और फ्लड प्लेन भी कर सकती हैं, लेकिन माउंट रेंज इसकी विशेषता नहीं है। माउंट रेंज नदी के निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थल आकृतियों में नहीं आता, यह पर्वत निर्माण से संबंधित होता है। प्रश्न संख्या 85 है मानसून। मानसून में विच्छेद के दौरान भारत के किस भाग में अधिक प्रभाव होता है? ए उत्तर भारत, बी दक्षिण भारत, सी पश्चिम भारत, डी पूर्व भारत। तो भारत का जो मानसून में विच्छेद है यह दक्षिण भारत में अधिक प्रभावित होता है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। मानसून में विच्छेद के दौरान दक्षिण भारत पर अधिक प्रभाव पड़ता है, जिससे यहाँ कम वर्षा होती है। प्रश्न संख्या 86 है भारत में कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि द्वारा निर्मित है? ए फानदीप झील, बी डल झील, सी वुलर झील, डी पंचेत झील। तो भारत की ये जो डल झील है यह विवर्तनिक गतिविधि द्वारा निर्मित हुई है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। ये दल नहीं, ये डल झील होगा। ये विवर्तनिक गतिविधि द्वारा निर्मित, सॉरी गलत। हालांकि यहाँ तो डल झील, तो ये दल की जगह डल झील होगा, डल। लेकिन जो इसका सही आंसर है यह विकल्प संख्या सी है, वुलर झील विवर्तनिक गतिविधि द्वारा निर्मित है। वुलर झील जम्मू और कश्मीर में स्थित है और यह विवर्तनिक गतिविधियों द्वारा निर्मित एक बड़ी झील है। प्रश्न संख्या 87 है कौन सी नदी गंगा में नहीं मिलती? ए कर्मनाखा, बी पुनपुन, सी शारदा, डी महानंदा। तो ये जो भारत की गंगा में नहीं, ये जो शारदा नदी है गंगा में नहीं मिलती। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। शारदा नदी बाराबंकी में शारदा नदी में मिलती है। दोस्तों यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, शारदा में नहीं, मेरे ख्याल से बाराबंकी में गोमती नदी से मिलती है। ये शारदा नदी बाराबंकी में गोमती नदी से मिलती है और इसकी लंबाई 350 किलोमीटर है। तो शारदा नदी का उद्गम स्थल नेपाल में मिलाम हिमालय से होता है। शारदा नदी गोमती में मिलती है और गोमती आके इसमें गंगा में मिल जाती है। प्रश्न संख्या 88 है भूकंपीय जोन 5 किस क्षेत्र को निर्दिष्ट करता है? ए दक्षिणी भारत, बी पश्चिमी भारत, सी उत्तर पूर्वी भारत और डी मध्य भारत। तो भारत का ये जो जोन 5 है यह उत्तर पूर्वी भारत को निर्दिष्ट करता है। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। ये भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्र होते हैं जो भूकंप जोन 5 में आते हैं। भूकंपीय जोन 5 उच्चतम प्रभाव क्षेत्र को दर्शाता है जो मुख्यतः उत्तर पूर्वी भारत में स्थित है। प्रश्न संख्या 89 है भारतीय मानसून की उत्पत्ति की कौन सी संकल्पना मुख्य है? ए तापीय संकल्पना, बी गतिक संकल्पना, सी वायुदाब संकल्पना, डी समग्र संकल्पना। जो भारत की तापीय संकल्पना है यह मानसून की उत्पत्ति की प्रमुख संकल्पना है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। भारतीय मानसून की उत्पत्ति में तापीय संकल्पना मुख्य होती है जिसमें भूमध्य रेखा के तापमान परिवर्तन और भूमध्य रेखा पर उच्च तापमान की भूमिका होती है। प्रश्न संख्या 90 है गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? ए यमुनोत्री, बी गौमुख, सी केदारनाथ, डी बद्रीनाथ। तो गंगा नदी का उद्गम गौमुख है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। लेकिन ये यहाँ पे भागीरथी नाम से निकलती है और देवप्रयाग में इसका नाम गंगा हो जाता है। और ये जो गौमुख है उत्तराखंड में स्थित है। और केदारनाथ मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है और बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। कौन सा प्रश्न संख्या 91 है कौन सा अपवाह प्रतिरूप अंतःस्थलीय जल प्रवाह को दर्शाता है? ए आयताकार, बी वृक्षाकार, सी समानांतर, डी मालाकार। तो जो ये समानांतर अपवाह प्रतिरूप है ये अंतःस्थलीय जल प्रवाह को दर्शाता है। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। समानांतर अपवाह प्रतिरूप में जल प्रवाह समानांतर दिशा में बहता है जो अंतःस्थलीय जल प्रवाह को दर्शाता है।
प्रश्न संख्या 92 है, भारत में सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ए तिब्बत, बी हिमालय, सी कश्मीर, डी नेपाल। तो भारत का जो उद्गम स्थल है ये तिब्बत में में है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत है और यह भारत में प्रवेश करने के पहले तिब्बत की पठार से निकलती है। प्रश्न संख्या 93 है, एल नीनो के प्रभाव से भारतीय मानसून में क्या परिवर्तन होता है? भारतीय मानसून में क्या परिवर्तन होता है? ए अधिक वर्षा, बी सामान्य वर्षा, सी कम वर्षा, डी मौसम में कोई परिवर्तन नहीं। तो जो भारत में एल नीनो है इससे कम वर्षा होती है। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। एल नीनो के प्रभाव से भारतीय मानसून में कम वर्षा होती है जो सूखा ला सकती है। प्रश्न संख्या 94 है, फेरल का नियम भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव होता है? फेरल के नियम के अनुसार भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव होता है? ये मानसून की दिशा का निर्धारण, बी मानसून की अवधि का निर्धारण, सी मानसून की तीव्रता का निर्धारण, डी मानसून की उत्पत्ति का निर्धारण। तो जो फेरल का नियम है इसके मानसून की दिशा का निर्धारण होता है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। फेरल का नियम पवनों की दिशा को निर्धारित करता है जो मानसून की दिशा को प्रभावित करता है। प्रश्न संख्या 94 है, भूस्खलन के प्रमुख कारणों में से कौन सा नहीं है? ये अत्यधिक वर्षा, बी वन आवरण की कमी, सी ज्वालामुखी गतिविधि, डी निर्माण गतिविधियाँ। जो ज्वालामुखी गतिविधि है ये भूस्खलन के प्रमुख कारणों में नहीं है। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। यानी कि भूस्खलन के प्रमुख कारणों में अत्यधिक वर्षा है, वनावरण है और निर्माण गतिविधियां हैं, इससे भूस्खलन होता है। और ज्वालामुखी गतिविधियों से भूस्खलन नहीं होता है। भूस्खलन के प्रमुख कारणों में अत्यधिक वर्षा, वनावरण की कमी और निर्माण गतिविधियां शामिल हैं, लेकिन ज्वालामुखी गतिविधि इसमें शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 96 है, भारत में कौन सा चक्रवात मानसून के दौरान उत्पन्न होता है? ये हुदहुद, बी अम्फान, सी तितली, डी भानु। तो भारत का ये जो तितली चक्रवात है ये मानसून के दौरान उत्पन्न होता है। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। तितली चक्रवात मानसून के दौरान उत्पन्न हुआ था जो भारतीय तट पर भारी बारिश और नुकसान के कारण बना। प्रश्न संख्या 97 है, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ का भारतीय मौसम पर क्या प्रभाव होता है? ये मानसून में सुधार, बी भारी वर्षा और तूफान, सी तापमान में वृद्धि, डी सूखा और गर्मी। भारत का ये जो पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ है इसके भारी वर्षा और तूफान आता है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भारी वर्षा और तूफान लाता है, विशेषकर उत्तर भारत में। प्रश्न संख्या 98 है, उष्णकटिबंधीय पूर्वा जेट वायुधारा का मुख्य प्रभाव क्या है? ए गर्मी का मौसम लाना, बी मानसून की शुरुआत में सहायता करना, सी ठंडी हवाओं का प्रभाव बढ़ाना, डी शीतकालीन वर्षा को बढ़ाना। तो भारत का ये जो उष्णकटिबंधीय पूर्वा जेट है इसका मुख्य प्रभाव ये है कि भारतीय मानसून की शुरुआत में सहायता करना। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। उष्णकटिबंधीय पूर्वा जेट वायुधारा मानसून की शुरुआत में सहायता करती है जिससे वर्षा की शुरुआत होती है। 99 प्रश्न संख्या 99 है, ध्रुवीय जलवायु की विशेषता क्या है? ए अत्यधिक गर्मी और उच्च आर्द्रता, बी बहुत कम तापमान और न्यूनतम वर्षा, सी मध्यम तापमान और नियमित वर्षा, डी ग्रीष्मकाल में गर्मी और शीतकाल में ठंड। तो जो ध्रुवीय जलवायु है इसकी प्रमुख विशेषता है बहुत कम तापमान और न्यूनतम वर्षा। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। ध्रुवीय जलवायु में बहुत कम तापमान और न्यूनतम वर्षा होती है जो आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 100 है, नदी के अपर्दन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में शामिल नहीं है। ए घाटी, बी कंठ, सी डेल्टा, डी कंठिका।
तो नदी के अपरदन द्वारा निर्मित स्थल आकृतियों में डेल्टा शामिल नहीं है। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। डेल्टा नदी के निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थल आकृति है, ना कि अपरदन द्वारा। यानी कि नदी के अपरदन से घाटी बनती है, कंठ बनता है और कंठिका बनती है, और डेल्टा नदी के द्वारा निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है। दोस्तों, आज का डिस्कशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसी तरीके के टेस्ट को लगातार पाने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस फॉर एग्जाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलते हैं दोस्तों इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। तब तक के लिए जय हिंद।